पिछले वीडियो में हमने लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके क्या महत्वपूर्ण दायित्व हैं, किन किन दायित्वों का लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाह करना होता है, इनका विस्तार से अध्ययन किया था। आज आगे हम लोकसभा के आज का टॉपिक हमारा है आगे लोकसभा की शक्ति और उसके कार्य क्या क्या हैं। इससे पहले अपन ने अध्यक्ष के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था। आज लोकसभा की शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा। लोकसभा को वास्तविक विधायी शक्तियां प्रदान की गई। किसको की गई? लोकसभा को ही वास्तविक विधायी शक्तियां प्रदान की गई। यद्यपि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही कुछ विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, परंतु लोकसभा को जो अधिकार दिए गए हैं वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा के अधिकार क्या हैं? अधिक महत्वपूर्ण हैं। कुछ दायित्व ऐसे हैं जिनका निर्वहन केवल लोकसभा द्वारा ही किया जा सकता है। भारतीय संविधान की वास्तविक स्थिति को यदि अपन जानना चाहेंगे तो उसकी शक्तियों का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक है। लोकसभा की शक्तियां क्या क्या हैं इसके बारे में अपन इनको श्रेणीवार विभाजित किया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। पहली शक्ति है विधायी शक्ति। कौन सी? विधायी, लेजिस्लेटिव पावर। लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून का निर्माण करना है। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? कानूनों का निर्माण। संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है कि संघ सूची, समवर्ती सूची तथा अवशेष विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार लोकसभा को है। संविधान के अनुच्छेद 249, कौन सा अनुच्छेद? 249 के अनुसार यदि राज्य सूची में दिया गया विषय, किसमें? राज्य सूची में दिया गया विषय, कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो उस विषय पर संसद को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। विधायी शक्तियों में क्या क्या देखो, संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा को। समवर्ती सूची पे और अवशिष्ट शक्तियों पे। लेकिन अनुच्छेद 249 में अपने को एक विशेष वो दिया गया है कि राज्य सूची का यदि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो उसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा को। उसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर लोकसभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सिद्धांत रूप में राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों को गैर वित्तीय विधेयकों पर कानून निर्माण का समान अधिकार है, पर व्यवहार में देखा गया है कि लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि कानून निर्माण की प्रक्रिया को देखें तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अधिकतर जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो लोकसभा के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। संपूर्ण विचार विमर्श के बाद लोकसभा से विधेयक पारित होकर कहा जाता है राज्यसभा में भेजा जाता है, जहां उसके ऊपर विचार विमर्श होता है। राज्यसभा संशोधन करके उस विधेयक में कुछ संशोधन सहित या संशोधन रहित उसको वापस भेज देती है। कहाँ? लोकसभा में। ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उन संशोधनों को स्वीकार करे या न करे। लोकसभा से दोबारा पारित हुए विधेयक राज्यसभा को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि राज्यसभा कोई संशोधन करके भेजती है वो लोकसभा की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि उन संशोधनों को स्वीकार करे। यदि करे तो ठीक है, नहीं करे तो दोबारा से जो पारित विधेयक है उसको राज्यसभा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है, पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए विधेयक उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में लोकसभा चाहती है। इसलिए हम कह सकते हैं वस्तुतः राज्यसभा सिर्फ विधेयक पारित करने में विलंब कर सकती है। क्या कर सकती है? विलंब कर सकती है। वास्तविक अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। तो विधायी जो शक्तियां हैं उनमें वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? लोकसभा के पास, ना कि राज्यसभा के पास। राज्यसभा केवल उनमें देरी कर सकती है। दूसरा, वित्तीय शक्तियां। दूसरा क्या है? वित्तीय शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 109 में ये स्पष्ट किया गया है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक किसमें? केवल लोकसभा में। संविधान के अनुच्छेद 109 में स्पष्ट है कि वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होंगे। यद्यपि लोकसभा में पारित किया गया विधेयक राज्यसभा को विचारार्थ भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे संशोधन सहित
या रहित, संशोधन सहित या रहित 14 दिन में वापस भेज दे। यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि उन संशोधनों को स्वीकार करे या उन सुझावों को माने या ना माने। राज्यसभा 14 दिन के भीतर वित्त विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उस वित्त विधेयक को वापस नहीं करती है तो उसे दोनों सदनों में पारित समझा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसको भेजा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वित्त विधेयक न तो राज्यसभा से प्रस्तावित किया जा सकता और न उसे अधिक समय तक रोका जा सकता। लोकसभा को ही ये श्रेय की स्थिति प्राप्त है। बजट अथवा कर संबंधी प्रस्ताव भी लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तीसरी, कार्यकारी शक्तियां। तीसरी शक्तियां कौन सी है? कार्यकारी। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका पर संसद को नियंत्रण का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त। संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, जो कार्यपालिका है उस पर संसद का नियंत्रण बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण अधिकार है। तो इस सभा में लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। कैसे? संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। मंत्रिमंडल कब तक रह सकता है? जब तक लोकसभा में उसको विश्वास प्राप्त है। यद्यपि मंत्रिमंडल पर नियंत्रण के लिए कुछ अधिकार लोकसभा व राज्यसभा दोनों को प्राप्त है। कुछ अधिकार दोनों को प्राप्त है, राज्यसभा को भी, लोकसभा। जैसे मंत्रियों संघ के विभागों के संबंध में प्रश्न पूछना, पूरक प्रश्न पूछना, काम रोको या स्थगन प्रस्ताव पेश करना, मंत्रियों द्वारा पेश किए गए विधेयकों को संशोधित व अस्वीकृत कर देना, बजट को संशोधित करना, सरकारी नीतियों पर टीका टिप्पणी करना इत्यादि। लेकिन सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रकट करने के कई तरीके हैं, जैसे मंत्रियों के वेतन में कटौती करना, बजट में किसी मद में कटौती करना, गैर सरकारी विधेयक को पारित करना इत्यादि। कोई सरकार यदि लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं करती है तो उस सरकार को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये थी लोकसभा की कार्यकारी शक्तियां। चौथी शक्ति है संविधान में संशोधन की शक्ति। चौथी शक्ति क्या है? संविधान में संशोधन की शक्ति। लोकसभा को संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त है। संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदन, कब पारित समझा जाएगा? जब संसद के दोनों सदन उसे अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले, कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से पारित कर दें। कुछ विषय ऐसे हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक है। राज्यों के अधिकार से संबंधित विषयों पर संशोधन तभी संभव है जब उसके लिए राज्य विधानमंडल की सहमति प्राप्त हो जाती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, संसद की शक्तियां असीमित नहीं हैं, संशोधन कर सकती है। कैसे? लोकसभा और राज्यसभा किसी भी उसमें संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है, विधेयक लाया जा सकता है, और दोनों अपने अलग अलग कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद में संसद इसमें संविधान में संशोधन कर सकती है। और यदि कुछ ऐसे विधेयक हैं जिनमें दोनों सदस्यों के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति, विधानमंडलों की अनुमति भी आवश्यक है। लेकिन संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संसद की शक्तियां असीमित नहीं है, उन पे कुछ सीमाएं हैं। और अगली है अन्य विविध शक्तियां। इसमें विविध शक्तियों में पहली शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा सदस्य राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर
राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि निर्वाचक मंडल की शक्ति भी इनके पास में, लोकसभा के सदस्यों के पास है, क्योंकि अनुच्छेद 54 ये कहता है कि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा और विधान मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जा सकता है। तो निर्वाचक मंडल की शक्ति भी लोकसभा के पास है। दूसरी, लोकसभा सदन में के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है तथा उसको पद से हटा भी सकती है। लोकसभा के पास एक शक्ति क्या है भाई, सदन का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनको वो चुनाव करती है और उनको पद से हटा भी सकती है। तीसरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग लाता है वो भी लोकसभा और राज्यसभा के कोई से भी सदन में लाया जा सकता है। चौथी है, राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। भी राज्यसभा ने उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव भेजा है वो प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। पांचवी, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा करता है उसका अनुमोदन संसद द्वारा होना आवश्यक है। छठी है, लोकसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले को लोकसभा द्वारा दंडित किया जा सकता है। यदि लोकसभा के विशेषाधिकारों का कोई उल्लंघन करता है तो उनको दंडित किया जाने का, लोकसभा द्वारा दंडित किया जा सकता है। और सातवां है, भारतीय संविधान संघ के नए राज्यों का प्रवेश व वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी कानून संसद द्वारा ही बनाए जाते हैं। यदि कोई नया राज्य बनाया जाता है या पुराने राज्यों की सीमाओं में संशोधन किया जाता है, वो कार्य कौन करती है? संसद करती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों। राज्यों की विधान परिषदों को निर्मित या समाप्त करना संसद का कार्य है। राज्य की जो विधान परिषद है उनको बनाना और उन विधान परिषदों को समाप्त करने का कार्य भी कौन करती है? संसद करती है। तो ये थे आज लोकसभा की शक्तियाँ और उनके कार्य। तो लोकसभा की शक्ति और कार्यों के बाद में जो अगला जो टॉपिक आएगा वो अगले उसमें पढ़ाया जाएगा।